सा बच्चों टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से आपकी क्लास बीच में रोकनी पड़ी। आप लोगों को जो समस्या हुई उसके लिए जो है खेद है मुझे। अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ उसके लिए फिर से एक बार तेज़ी से आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएँ और मैं आज का टॉपिक आपको समझाना स्टार्ट करूँ। आप लोग तेज़ी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएँ और एक बार क्लियर कर दें, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी मुझे सुन पा रहे हों, तो एक बार यस लिख दें। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। देखिए, मैं आप सभी को सल्तनत कालीन प्रशासन समझा रहा था, बट जैसा कि मैंने कहा थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पर क्लास रुक गई। सल्तनत कालीन प्रशासन अब मैं आपको पढ़ाऊँगा मुगल कालीन प्रशासन के साथ, थोड़ा-सा कंपेयर करते हुए तुलनात्मक रूप से। मैं जब मुगल कालीन प्रशासन आपको समझा रहा हूँगा, तब सल्तनत काल का प्रशासन भी समझाऊँगा। अभी हम लोग बात करते हैं बाबर की। और मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इब्राहिम लोदी जो है, जब वो शासक था, तो उसके शासन का अंत कर दिया बाबर ने आकर और उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो अब जो इतिहास आप पढ़ेंगे, ये मुगल काल का इतिहास है। ये मुगल काल का इतिहास है। मैं आपको डिटेल से समझाने चल रहा हूँ। आप सभी मेंटली प्रेज़ेंट हों तो एक बार यस लिख दें। आप सभी मेंटली प्रेजेंट हों तो एक बार यस लिख दें, क्योंकि अब मैं जब बोलना स्टार्ट करूँगा, बहुत देर तक बोलूँगा, बहुत देर तक समझाऊँगा और जब तक मैं समझाता रहूँ, बीच में कोई कमेंट मत करिएगा, बीच में कोई कमेंट नहीं। और जब मैं आपको समझा ले जाऊँगा अच्छी तरीके से टॉपिक, उसके बाद मैं आप लोगों से डाउट पूछूँगा, तो फिर कोई समस्या रहेगी तो बताइएगा। चलिए, आप सभी मेंटली प्रेजेंट हैं, आप सभी लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से समझना शुरू करें आप। मुगल काल, भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तो अब जो समय है वो मुगलों का समय है, ये मुगलों का टाइम है। 1526 से 1707 ईस्वी तक मुगल वंश माना जाता है। वैसे तो जो मुगल वंश है वो 1857 ईस्वी बहादुर शाह जफर तक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर था, तो मानना तो वहां तक चाहिए मुगल वंश। लेकिन क्या है कि 1707 ईस्वी के बाद मुगल शक्तिशाली नहीं रहे। 1707 ईस्वी के बाद ही भारत में कुछ विदेशी कंपनियां अपनी शक्ति बढ़ाने लगी और उसमें से एक कंपनी भारत पर कंट्रोल कर लेगी। तो आप लोग यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास। जो मुगल वंश है या मध्यकालीन इतिहास है वो 1707 ईस्वी तक ही आपको पढ़ना है। जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की दशा क्या थी, इसको भी थोड़ा-सा आप लोग समझ लें, फिर मेरी बात को क्लियर समझ पाएँगे आप। जिस समय पर बाबर भारत पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था, दरअसल जो बाबर है, इसका संक्षिप्त परिचय पहले समझिए आप, फिर इसके कार्यों को समझ जाएँगे। जो बाबर है, इसका परिचय ये है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को परगना किला उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना किला उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर, वैसे डेट तो आपको याद रहेगी, भारत के बहुत से युवा इस डेट को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो मुझे लगता है ये डेट आप भूलेंगे नहीं। ये अलग बात है बाबर का जब जन्म हुआ होगा तो उसको खुद नहीं पता रहा होगा कि इसी दिन वैलेंटाइन डे कभी मनाया जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस था ये। उस समय तो नहीं था, बाद में हुआ। पर बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना किला उज्बेकिस्तान में जन्मा। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। जो बाबर है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर के पिता जो है, ये तैमूर के वंशज हुआ करते थे। आप लोगों को तैमूर याद होगा, आप लोगों को तैमूर याद होगा। तो बाबर के पिता तैमूर के वंशज हुआ करते थे। बाबर की जो माता थीं, बाबर की जो माता थीं, इनका नाम था कुतलुग निगार खान और ये जो है चंगेज खान की वंशज थी। ये चंगेज खान की वंशज हैं। आप जानते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ दो सबसे खतरनाक लोग हुए थे, योद्धा भी, बर्बर भी
हजारों लाखों लोगों को मार पीट करके लूटा इन लोगों ने। एक का नाम था तैमूर लंग, दूसरे का नाम है चंगेज खान। अब दोनों के परिवार में शादी हुई। ये ऐसे ही है जैसे प्रकाश राज और शक्ति कपूर, दोनों का परिवार वैवाहिक संबंध में बंध जाए। एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार की लड़की, और आप सोचो उसके बाद जो बच्चा होगा वो कितना बड़ा विलेन बनेगा फ्यूचर में, आप समझ सकते हैं। तो जो बाबर है, बाबर के पिता और बाबर की माता, बाबर के पिता जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और बाबर की माता जिनका नाम था, बाबर की माता जिनका नाम था कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान, ये एक तैमूर लंग के वंशज हैं और दूसरी चंगेज खान की वंशज हैं। आप लोगों से प्रश्न ये किया जाता है कि बाबर तैमूर लंग की तरफ से किस पीढ़ी का था, किस जनरेशन का था? तो बाबर तैमूर लंग की तरफ से 5वीं पीढ़ी था, 5th जनरेशन, ये 5वीं पीढ़ी था। और चंगेज खान की तरफ से यह व्यक्ति 14वीं पीढ़ी था, 14th जनरेशन। मतलब पिता के पक्ष से तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी है ये, और माता की तरफ से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी है। तो जैसा कि मैंने कहा, जिस व्यक्ति में तैमूर का भी ब्लड है और चंगेज खान का भी, ऑलरेडी वो खतरनाक तो होगा। अच्छा, जो बाबर है, बाबर, यह व्यक्ति जब 11 वर्ष की उम्र का था, 11 वर्ष का था, तो इसके पिता कबूतरों की उड़ान का आनंद ले रहे थे। दुर्भाग्य ऐसा था कि बगल में एक दीवार थी, वो गिर पड़ी और पिता भी कबूतरों की उड़ान का आनंद लेते हुए उड़ गए, मतलब मृत्यु हो गई। 11 वर्ष की अवस्था थी बाबर की। उसी समय पर बाबर किंग बन गया 1494 एडी में। आप जानते हैं उस समय पर तलवार के बल पर ही शासन चलता था, तलवार के बल पर शासन चलता था। अब सोच करके देखिए, 11 साल का बच्चा किंग बना है, तो उसके पड़ोसी जो लोग होंगे, पड़ोसी जो राज्य होंगे, वो इसको क्यों जीने देंगे? बाबर के कई पड़ोसियों ने, जिसमें उसके रिलेटिव भी शामिल थे, सेना लेकर के बाबर के क्षेत्र पर लोगों ने आक्रमण कर दिया। 11 साल की अवस्था का यह बच्चा लोगों से समझौता करने का प्रयास किया कि आप लोग जो है इस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो किसी न किसी अधिकारी को यहाँ रखेंगे कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे ही ये दायित्व दे दें, मैं जिम्मेदारी संभालूंगा, आप मेरे राज्य पर कब्जा न करें, लोगों को जान से न मारें। पर किसी ने इसकी सुनी नहीं। अब बाबर नाराज होकर के, यूं समझिए मजबूरी भी है, लड़ना शुरू किया। अपने लोगों को संगठित करके बाबर ऐसी लड़ाई लड़ा कि बाबर के विरोधी पीछे हटने को विवश हो गए। 11 साल की उम्र का यह लड़का अपने विरोधियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि घटा इसका? अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पर कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है जल्दी किसी को पता नहीं चलता। ये भाई साहब भी कब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, शायद इनको भी नहीं पता चला। इन्होंने कई क्षेत्रों पर आक्रमण करके उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। उसमें से एक एरिया इनके पूर्वज तैमूर का था, समरकंद। इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया उस पर कब्जा करने के लिए। संयोग देखिए, ये गए समरकंद पर आक्रमण करने और समरकंद पर कंट्रोल करके बैठ गए ये। तब तक पता चला कि कुछ लोगों ने आक्रमण करके बाबर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वही उज्बेकिस्तान फरगना। बाबर की तबीयत खराब हुई समरकंद में, उसको लगा चलो घर चलते हैं, वो भी दुश्मनों के हाथ में है, उसको छुड़ाना है। उधर से ये घर की तरफ निकले, फिर कुछ लोगों ने आक्रमण करके समरकंद पर कब्जा कर लिया। अब ना इनके पास फरगना था ना समरकंद, मतलब डिग्री लेने निकले थे, डिप्लोमा भी हाथ से गया इनके। मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति की कई बार ऐसी दशा हो गई कि इसको हरा करके इसके साथियों को मार दिया गया। यह व्यक्ति भूखों मरता था, गांव के गांव नंगे पांव टहला करता था, पहाड़ियों पर टहलता था, खाने के लिए इसके पास नहीं होता था। अपने कुछ दोस्तों से गांव में भेज करके उनसे भोजन मंगवाता था ये, तब जाकर जीवित बच पाया। पर हाँ, एक क्वालिटी थी इसमें, यह व्यक्ति हार नहीं मानता था, यह व्यक्ति हार नहीं मानता था, ये क्वालिटी थी इसमें। लड़ता रहा, बहुत लंबे समय तक इसकी लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोगों से थी जिनको ये हरा नहीं पा रहा था।
स्वयं तैमूर लंग का समरकंद प्राप्त करने के लिए इसने 4 बार आक्रमण किया है। 1494 में, 1497 में। ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 5-10 मिनट में सब समझ जाओगे आप। मेरा लेक्चर सुनते रहो बस। 1501 और 1513 4 बार इसने समरकंद पर आक्रमण किया, पर बार बार समरकंद या तो ये जीत नहीं पाता था, और जीतता था तो इसके हाथ से निकल जाता था। अच्छा, संयोग देखिए, जब ये लड़ रहा था अफगानिस्तान साइड, तो इसके कई सारे विरोधी इससे कई गुना शक्तिशाली थे। सफवी वंश, उस्मानी वंश, उज्बेक, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। बार बार ये लोगों से हारता रहा, लेकिन याद रखना, कई बार हारने के बाद भी व्यक्ति कुछ नया सीख जाता है, अनुभवी हो जाता है। एक उज्बेक शासक था सैबानी खान। सैबानी खान ने बाबर को बुरी तरीके से हराया। ऐसे में बाबर खुद को स्टैंड नहीं कर पा रहा था अफगानिस्तान, इराक, ईरान साइड में। किस्मत आजमाता रहा, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। इसी समय की बात है, यह व्यक्ति एक गांव के मुखिया के घर ठहरा हुआ था, और जो गांव के मुखिया थे, उनकी 111 साल की एक माताजी थी। एक क्या मतलब माताजी थी, ये 111 साल की माताजी थी, और काफी बुजुर्ग थी। उन्होंने बाबर को समझाया कि बेटा, कहाँ किस्मत आजमा रहे हो, क्या रखा है इराक, ईरान, सीरिया साइड, रेगिस्तान है, लोग बहुत संपन्न भी नहीं है, क्या मिलेगा। यदि किस्मत आजमाना चाहते हो, प्रॉफिट चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो एक जगह ऐसी है, वहां जाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा। भाई, अब तक का तो इतिहास यही था। आप समझ गए होंगे बुढ़िया माता किस तरफ जाने के लिए बाबर को बोल रही हैं। बाबर समझ गया, और अब बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया। यहीं से बाबर के आक्रमण की जो दिशा है वो बदल गई। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आप समझ भी गए होंगे बाबर महत्वाकांक्षी है। 1507 ईस्वी की बात है, बाबर पहला व्यक्ति है जिसने खुद को बादशाह घोषित किया। यही बिगड़ करके बाद में बादशाह बन गया। आज तक सारे के सारे जो शासक थे वो सुल्तान कहलाते थे, पहला व्यक्ति है जिसने खुद को बादशाह कहा। बाबर भी तुर्क था, चगताई तुर्क है ये। मैं आपको बता चुका हूं, इल्तुतमिश इलबारी तुर्क, गयासुद्दीन तुगलक करौना तुर्क, कोरोना मत समझिएगा, करौना तुर्क। बाबर चगताई तुर्क, ये भी तुर्क है। अब इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और बाबर का भारत पर जो पहला आक्रमण है वो 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मुझे सुनते रहिए, अभी बहुत कुछ क्लियर करने जा रहा हूं मैं, और एक भी बच्चा क्लास मिस ना करे। ये लेक्चर सुन लो आप, बाबर पर कोई भी प्रश्न किया जाए आपसे मिस नहीं होने पाएगा। पहली बार इसने बाजौर भेरा पर आक्रमण किया है, पहला आक्रमण है भारत पर। इसी युद्ध में इसने बारूद का प्रयोग किया। 1519 में ही इसने पेशावर पर अटैक किया। फिर देखिए, 1520 में सियालकोट और सैयदपुर पर आक्रमण किया। ये सब पाकिस्तान क्षेत्र पर आक्रमण हो रहा है इसका। 1524 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर पर 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका है ये। अब जो 5वां आक्रमण होगा उसमें सीधी लड़ाई होगी पानीपत में इब्राहिम लोदी से। 4 आक्रमण कर चुका है। मैं आप लोगों से कह चुका हूं, यदि भारत का शासक शक्तिशाली होता था तो भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान को टच करता था, और फिर अफगानिस्तान से भारत में कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि इस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। तुगलक काल में भारत का जो साम्राज्य था सुल्तानों का, वो टूट चुका था। ऐसे में अफगानिस्तान से फिर निकल करके लोग भारत में घुस रहे हैं, और आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस के कंपटीटर हैं। मैं आपसे कह चुका हूं कि उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर भारत की सुरक्षा निर्भर थी। यदि वो सीमा सुरक्षित नहीं है तो कब भारत लुट जाए, गुलाम हो जाए, पता भी नहीं चलता था, क्योंकि इस समय वो सीमा सुरक्षित है। बाबर जैसा आक्रमणकारी बार बार आक्रमण कर रहा है।
और इसी समय की बात है, मैं आपको इंडिया की कंडीशन दिखा रहा हूं। भारत की क्या दशा थी इस समय पर? भारत में जो ताकतवर लोग थे उनको एक बार देख लीजिए आप। इस समय ऐसे समझिए, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इधर आप आइए राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान के बड़े क्षेत्र पर राणा सांगा का शासन था। ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी सब कुछ क्लियर समझ पाएंगे आप। इधर आइए मध्य प्रदेश की तरफ, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता था चंदेरी, यहाँ पर मेदिनी राय का शासन था, मेदिनी राय का। इधर आइए आप बिहार की तरफ, बिहार की तरफ, तो यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम हुआ करता था महमूद लोदी, महमूद लोदी। ये महमूद लोदी हैं। अभी पीडीएफ में भी मैं आपको ये नाम दिखा दूंगा, यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर शासक थे मेदिनी राय, मेदिनी राय। इसके बाद राजस्थान साइड में शासक है राणा सांगा, ये शासक हुआ करते थे राणा सांगा। अभी आप इतने शासकों पर फोकस करिए, शासक तो और भी थे। साउथ इंडिया में मैं आपको बताया था कि विजयनगर था, वहां के शासक थे कृष्णदेव राय। साउथ इंडिया में बहमनी साम्राज्य था, वहां पर भी कई सारे शासक हैं, लेकिन सब आपस में लड़ रहे थे। इस समय भारत कमजोर है, और ऐसे ही समय में इब्राहिम लोदी के एक चाचा जी हुआ करते थे आलम खान। एक ऑफिसर था पंजाब साइड में पाकिस्तान में दौलत खान, ध्यान से नाम सुनिएगा। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, उसके चाचा आलम खान। पाकिस्तान साइड में एक ऑफिसर दौलत खान और कुछ अन्य लोग, जिन्हें लगता था कि इब्राहिम लोदी यदि हार जाता तो हमारी पावर बढ़ जाती। और ऐसे लोगों ने बाबर को इनवाइट कर दिया कि आ करके भारत पर आक्रमण करो, दिल्ली पर आक्रमण करो। सबको लगता था कि तैमूर लंग का वंशज है। जैसे तैमूर लंग भारत को लूट करके चला गया, तो ये भी दिल्ली को लूट करके चला जाएगा। लोदियों के लिए प्रॉब्लम होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, बहुत अधिक होशियारी भी भारी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है। सर प्लीज यूज मैप, हाँ बेटा मैं भी यूज कर रहा हूं। तो क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार 3 चोर थे, तीनों ने मिल करके सोना चुराया। रात्रि में भोजन के बाद सोने को बांटा जाना था। एक चोर को लगा कि खाने में जहर मिला दो, दोनों चोर मर जाएंगे, सारा सोना मेरा। दूसरे को भी यही लगा, तीसरे को भी यही लगा, सबने सबके खाने में जहर मिलाया, सब मर गए। आज किसी भी चीज की बुरी होती है तो होशियारी की क्यों नहीं बुरी होगी? कंडीशन ये हो गई यहां पर कि सारे लोग इनवाइट कर रहे हैं, सारे लोग इनवाइट कर रहे हैं बाबर को, लेकिन कोई ये नहीं जानता। आप ये बताइए, शक्ति कपूर से आपका सामना कर दीजिए, नहीं नहीं, शक्ति कपूर से आपका सामना है। आप शक्ति कपूर को तो हरा सकते हो, तो हरा दो। अब शक्ति कपूर से निपटने के लिए प्रकाश राज को इनवाइट कर रहे हो आप। अब अगर शक्ति कपूर नहीं रहा, प्रकाश राज आपके लिए और बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देंगे। मूवी के नाम पर मत जाइएगा, आपको समझाने के लिए सरलता से मैं ये नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। इब्राहिम लोदी को हरा सकते हो आप, बाबर को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अब बाबर को जब भारत के लोगों ने ही इनवाइट कर दिया, तो आप सोच करके देखिए, एक बार तो बाबर डर ही रहा होगा। भाई पाकिस्तान क्षेत्र में घुसना छोटी बात है, पर दिल्ली पहुंचना बड़ी बात थी। अब जब दिल्ली के पड़ोसी राज्यों ने ही बाबर को इनवाइट कर दिया, तो फिर बाबर का तो हौसला बढ़ जाएगा। बाबर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए बाबर इधर पाकिस्तान क्षेत्र को क्रॉस करते हुए भारत में आगे बढ़ते हुए हरियाणा पहुंचा। और मैं आपसे कह चुका हूं, 4 सुरक्षा पंक्ति थी भारत में। दिल्ली के शासक के पास 4 सुरक्षा पंक्ति होती थी अपने आप को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए। पहली अफगानिस्तान में कंधार साइड, दूसरी सिंधु नदी को ले लीजिए, तीसरी जो है लाहौर दीपालपुर, और चौथी सुरक्षा पंक्ति हरियाणा में हुआ करती थी। यही लास्ट सुरक्षा पंक्ति थी। अगर इसको किसने तोड़ दिया तो फिर समझिए दिल्ली पर उसका कंट्रोल। इसीलिए दिल्ली का शासक जान लगा देता था हरियाणा में। और इस बार 26 अप्रैल 1526 को
26 अप्रैल 1526 26 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ, इसे कहते हैं हरियाणा में पानीपत में होने वाला पहला युद्ध। एक तरफ बाबर की सेना है, एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी की सेना अधिक थी, बाबर की सेना कम थी। कुछ इस तरह का सीन है, ऐसे समझिए, कुछ इस तरह का सीन है यहां पर, कुछ इस तरह का सीन है, कुछ इस तरह का सीन है। जैसे एक तरफ बाबर की सेना है और एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। ये रहे लोदी और इधर बाबर, इधर बाबर। इब्राहिम लोदी हाथी लेकर के गए थे बाबर को हराने के लिए। बहुत प्राचीन काल से भारत के राजा हाथी लेकर के लड़ा करते थे युद्ध में। हाथी को दौड़वा करके दुश्मन की सेना को कुचलवाया जाता था। आज भी भारत के लोग ये घिसी पिटी परंपरा को फॉलो कर रहे थे। एक बार सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हो तो यस लिखें। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की तह में जाना चाहता हूं। अच्छा मैंने अच्छा ठीक 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 बेटा, 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही फ्लो में था, है ना। 21 अप्रैल 1526 है। अभी क्लियर कर दूंगा मैं, अभी उस पर आता हूं। ये जो है 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ये हाँ 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ। अभी थोड़ा सा युद्ध के मैदान में चलते हैं, अन्य बातों को छोड़िए आप। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। इब्राहिम लोदी अपने साथ हाथी लेकर के आया था, हाथी। बाबर अपने साथ छोटे छोटे तोप लेके आया है। इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था कि तोप क्या होता है, इतनी अदूरदर्शिता। ऐसा नहीं था कि भारत में तोप का प्रयोग नहीं होता था, पर नॉर्थ इंडिया में नहीं होता था। साउथ इंडिया में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के लोग युद्ध में तोप का प्रयोग करते थे। नॉर्थ इंडिया में भी तोप का प्रयोग नहीं हुआ था, और अगर किया है पहली बार तो बाबर ने। पाकिस्तान के युद्ध में भी बाबर तोप का प्रयोग कर चुका था। इब्राहिम लोदी सो रहे हैं, इनको अब भी नहीं पता कि तोप क्या होता है। ऊपर से बाबर जिंदगी में बहुत युद्ध किया था, अनुभवी बहुत था। युद्ध का एक तरीका है इसका तुलगमा पद्धति। तुलगमा इसने उज्बेकों से सीखी थी, तुलगमा पद्धति। और बाबर ने तुलगमा पद्धति से युद्ध किया, मतलब सेना कम हो तब भी बड़ी से बड़ी सेना को कैसे हराया जा सकता है, ये तुलगमा पद्धति सिखाती है। एक और पद्धति है, उस्मानियों से सीखा था इसने, उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति में तोप को सेट करके उसके बीच में जगह बना करके बड़ी प्लानिंग से लड़ा जाता है। बाबर तोप लेके आया है, इब्राहिम लोदी हाथी लेकर गए। इधर से हाथी दौड़े बाबर की सेना की तरफ, इधर से तोप के गोले चले। और आप सोच करके देखिए, तोप के गोले जब चलेंगे हाथी को लगेंगे तो हाथी आगे क्यों भागेगा, वो पीछे क्यों नहीं भागेगा? भाई हाथी है, कोई शनि देओल थोड़े नहीं है, सामने से बम चले या मिसाइल भागेंगे पाकिस्तान। ये हाथी हैं। हाथी वापस लौट गए इस तरफ, और हाथी जो है अपनी ही सेना को कुचल बैठे। आज तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बाबर पानीपत पे कैसे हारा? तोप का प्रयोग, बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। अब पानीपत का युद्ध जीतते ही दिल्ली बाबर की, और बाबर का पहला सेंटेंस बताऊं मैं आपको। बाबर ने कहा था कि दोस्तों अब हमारे भाग्य में गरीबी नहीं रही। उसे लगा कि हम अमीर हो गए। अब इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने क्षेत्र के लोगों को काबुल साइड चांदी के सिक्के बंटवाए थे और कलंदर की उपाधि ली थी। भारत के लोग इंतजार कर रहे थे, बाबर अब जाएगा अब जाएगा। बाबर बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था, और दिल्ली में बाग बगीचों की कोई कमी नहीं थी, अब तक है। बाबर क्यों जाएगा? बाबर को बहुत पसंद आया दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र। अब बाबर भारत में रुकने का प्लान बना चुका है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बाबर के युद्ध में जो तोपखाना था या तोपखाने का जो प्रयोग किया था बाबर ने,
तोपखाना विभाग का प्रमुख कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा। पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट मैं यहीं क्लियर कर दूं, यहीं क्लियर कर दूं। फिर आगे बढ़ता हूं कि बाबर का टारगेट अब क्या है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये 21 अप्रैल 1526 और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इतनी बात क्लियर। जैसा कि मैंने कहा, इस युद्ध में तुलगमा पद्धति, उस्मानी पद्धति का प्रयोग हुआ। बाबर के तोपखाना विभाग के प्रमुख थे उस्ताद अली और मुस्तफा, दो लोग। ये युद्ध बाबर जीत गया। बाबर ने चांदी के सिक्के काबुल वासियों को बंटवाए और कलंदर की उपाधि ली। इतनी बात भी क्लियर। अब बाबर दिल्ली में है, बाबर की जगह पर कोई और होता तो अब दिल्ली में बैठ करके आराम से एंजॉय करता, जैसा सैयद लोग कर रहे थे, जैसा लोधी कर रहे थे। पर बाबर कई बार उपलब्धियां हासिल करके उसे गंवा चुका था। बाबर को दोनों बात का एहसास है, राज्य जीतने का, राज्य खोने का। मेरी बात को समझिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। बाबर को दोनों बातों का एहसास है, राज्य पाने का भी और खोने का भी, खोने का भी। तो यहां पर क्या है कि बाबर अच्छी तरह से जानता है, यदि भारत पर शासन करना है तो दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं जो दिल्ली के लिए चैलेंज खड़ा कर सकते हैं, उनको हरा दो। दूसरी बात, मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से समझाता आ रहा हूं कि विदेशी शासकों को पता होता था कि उत्तर भारत पर कंट्रोल कर लो मतलब भारत के बहुत अच्छे संसाधनों पर आपका नियंत्रण होगा, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ उत्तर भारत पर आप कंट्रोल कर लो, दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती, आप जिसे चाहें उसे हरा दें। ऐसा सल्तनत काल के लोग कर चुके हैं। अब यही प्रयास बाबर करने चल रहा है। भारत का कोई शासक ये प्रयास करता हुआ नहीं दिखा और यही अदूरदर्शिता भारतीयों पर भारी पड़ेगी। अब बाबर ने जो दूसरा युद्ध लड़ा है, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली के आसपास जो शक्तिशाली लोग थे उनकी चर्चा मैंने की है और उसमें मैंने कहा था कि राणा सांगा है, मेदिनी राय है, महमूद लोदी है। बाबर ने सर्वप्रथम राणा सांगा को हराने का प्लान बनाया। अपने लोगों को बुलाया बाबर ने, अपनी सेना को, और अपनी सेना से कहा कि चलो राणा सांगा पर अटैक करना है। कहते हैं इसकी सेना ने कहा, सर हमको घर जाना है, ऊपर नहीं जाना है। मेवाड़ के राजपूतों से लड़ने का मतलब है कि मरना तय है। इनकी शक्ति से दुनिया के बहुत सारे लोग परिचित थे। बाबर की सेना ने ना कर दिया। ये ऐसा ही है जैसा सिकंदर की सेना ने मगध साम्राज्य से लड़ने के लिए मना किया था। पर इस बार सामने बाबर है। यह व्यक्ति एक बहुत अच्छा सेनापति था, एक बहुत अच्छा कमांडर हुआ करता था, बाबर। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ कि बेटा अभी आप लोग कमेंट ना ही करो, अभी मेरा लेक्चर सुनते रहो आप, मेरा लेक्चर सुनने पर फोकस करो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सब आसान लग रहा हो, लेकिन जब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तब आसान नहीं लगेगा। बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं कॉन्सेप्ट से, मैं सरलता से बता रहा हूं, अलग बात है। ये तो हम लोग का अनुभव है कि कठिन से कठिन बातों को भी सरल तरीके से समझा देते हैं, कई वर्ष हो गए टीचिंग करते हुए। पर आप लोग सीरियस होकर सुनते रहिए। बाबर ने अपनी आर्मी को बुलाया एक दिन और आर्मी को बुला करके बाबर ने कहा, इमोशनली उकसा रहा है आर्मी को। बाबर ने आर्मी से कहा कि सुना है मैं शराब बहुत पीता हूं, आप लोगों को पसंद नहीं है, हमारे अपने लोग हो आप, कुछ लोग दुखी रहते हैं। लोगों ने कहा बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही शराब पीते हैं आप। बाबर ने कहा तुरंत सारे बर्तन मंगवाओ शराब के और यहीं का यहीं तोड़ दो, आज के बाद बाबर शराब को टच नहीं करेगा। एक और ऐलान किया बाबर ने, मुस्लिमों पर एक कर लगता था तमगा, इसने कहा मैं तमगा कर समाप्त कर दूंगा। बाबर ने अपने साथियों से कहा कि मेरा एक अनुरोध है, यदि आप माने, मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने लिए बहुत लड़े, इस बार क्यों ना धर्म के लिए लड़ लें। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ लड़ते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ लड़ते लड़ते मारे गए, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत किया, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। इमेजिन करिए यदि बाबर ऐसा बोल दे
बाबर ने अपने लोगों से कहा, मैं चाहता हूं आप लोग धर्म के लिए लड़ो और इस बार राणा सांगा से चलकर लड़ो, मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए, क्योंकि मरना मारना ही सब कुछ नहीं होता, जन्नत भी होती है, उसको भी प्राप्त करना एक लक्ष्य होना चाहिए। तो एक काम करो, इस बार युद्ध होगा काफिरों से, गैर मुस्लिमों से। यदि उनको मारते हुए, लड़ते हुए कोई भी मरा, तो धर्म के लिए लड़ते हुए मरोगे तो सीधा जन्नत जाओगे, और अगर नहीं मरे तो भी पुण्य तो होगा, क्योंकि धर्म के लिए लड़ रहे हो आप। इस बार मेरे लिए मत लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। और जरा सा धर्म के नाम पर इसने उकसा क्या दिया, बहुत सारे सैनिक तलवारें निकाल निकाल करके चिल्लाने लगे होंगे, कौन है राणा सांगा, कहां है राणा सांगा, चल करके लड़ते हैं। अब इसे जिहाद कहा गया है। आज भी देखिए, कई टेररिस्ट जब भारत में घुसते हैं तो भारतीय उनको जिहादी कहते हैं। उनको भी लगता है जिहाद के नाम पर लड़के मरोगे तो जन्नत मिलेगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है इस पर सिलेबस के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सुन लो। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तो खानवा के युद्ध में, क्योंकि 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो लड़ाई होने जा रही है उसे ही खानवा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में बाबर ने नारा दिया जिहाद का, और ऐसा उत्साहित हो करके मुस्लिम सेना लड़ी है कि इस बार बाबर ने और उसकी सेना ने असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। बाबर ने खानवा की लड़ाई जीत ली। गैर मुस्लिम का मतलब बेटा हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सब सभी। यहां पर क्या है कि बाबर जो है वो जीत गया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने कई सारे गैर मुस्लिमों का सर कटवाकर उनका ढेर लगा दिया, उनकी मीनार बना दी। और धार्मिक रूप से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो गैर मुस्लिमों का सर काट के उनका ढेर लगा दे, उसे गाजी कहते थे। अभी पिछले साल ही किसी परीक्षा में पूछा गया था कि बाबर ने किस युद्ध के बाद पहली बार गाजी की उपाधि ली। ये खानवा का युद्ध था। बाबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जीता है, सेना जोश में है। इसी समय बाबर ने कहा, भाइयों एक बार फिर नारा देता हूं मैं जिहाद का, फिर से धर्म के लिए लड़ो। बहुत सारे लोग जन्नत पहुंच गए होंगे, कुछ और लोग पहुंचे, हमारे अपने लोग का भला होगा। बस ये समझ लो, कुछ ऐसा धर्म के नाम पर उकसाया जिहाद के नाम पर कि इस बार जो लड़ाई हुई वो है 28 अथवा 29 जनवरी 1528 ईस्वी। लड़ाई है चंदेरी की लड़ाई, और इस बार चंदेरी का शासक जो है मेदिनी राय, वो हारेगा। बाबर ने इस युद्ध में भी विजय हासिल की। अब सामने वाला शासक बिहार का मुस्लिम शासक है, और मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकता, तो अब जिहाद का नारा नहीं काम करेगा। लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि अब चल के बिहार से लड़ते हैं। तो सैनिकों को भी लगा होगा कि भाई साहब इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए, तो छोटी चीज है, शासक लेकर ही डालते हैं। और इस बार जो लड़ाई हुई 6 मई 1529 ईस्वी की बात है। 1529 ईस्वी की लड़ाई हुई, घाघरा की लड़ाई, और इस लड़ाई में बिहार का शासक महमूद लोदी हार गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतनी तेजी से कभी किसी ने उत्तर भारत पर कंट्रोल किया था क्या? आज बाबर ने उत्तर भारत पर कंट्रोल किया है। आप देख लेना, भूखों मरने वाला बाबर इतना रिच होगा, और इसके बच्चे इतना रिच होंगे कि जो मुगल कहे जाते थे भारत में, उनसे संपन्न, उनसे ताकतवर दुनिया में कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। यह था उत्तर भारत का महत्व। बाबर ने बड़ी तेजी से ये सारा का सारा क्षेत्र जीत लिया। बस मुझे लगता है एक बात इसे पता नहीं थी कि भारतीय किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए तो बद्दुआ देते थे, और बड़ा असर होता था बद्दुआओं में। मैं आप लोग को बता चुका हूं भारतीयों का अनुभव कैसा था। तो बद्दुआएं तो इसको भी मिली होंगी। जब इनको लगा कि अब लाइफ में आराम ही आराम है, आगरा में बैठे हुए थे। एक बगीचा इन्होंने लगवाया हुआ था जामिती आधार पर, नूर अफगन अथवा आराम बाग, अभी तो आराम बाग ही कहा जाता है। तो आराम बाग में आराम से बैठे हुए, आराम से ही भाई साहब चल बसे। यही आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे मेरी मातृभूमि में दफन किया जाए। तो लास्ट टाइम इनको ले जाकर के, पहले तो दफन किए गए आगरा में,
फिर वहां से इनको निकाल करके काबुल में ले जा करके दफन किया गया। इनकी कब्र अभी काबुल अफगानिस्तान में ही है। बाबर की मृत्यु हो गई, भारत के लोग संतुष्ट हुए होंगे कि इसीलिए हम लोग ज्यादा उछल कूद नहीं मचाते। क्या लेके आता है इंसान, क्या लेके जाता है? बाबर कुछ लेके गया क्या? बहरहाल भारतीयों की ये लापरवाही और अदूरदर्शिता भारत पर भारी पड़ने वाली है, भारत पर भारी पड़ने वाली है। तो कहने का आशय ये है, कहने का आशय ये है, हाँ काबुल ले गए थे। तो कहने का आशय ये है कि बाबर जो है, जो टारगेट लेके भारत में आया था उसमें सफल रहा। बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं जो आप सभी को जानना है। मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई नया क्षेत्र जीतता था या अपना साम्राज्य बढ़ाता था, तो वो अपने साम्राज्य में सिक्के जारी करता था, करेंसी। बाबर ने भी भारत में 2 सिक्के जारी किए थे, एक अपने नाम पर और एक शाहरुख खान के नाम पर। आप सोच सकते हैं उस समय शाहरुख खान कहाँ थे? तो शाहरुख खान हुआ करते थे, नहीं लोगों के पूर्वज थे। एक सिक्के का नाम है शाहरुखी, दूसरे सिक्के का नाम है बाबरी। बाबर ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में आत्मकथा है इसकी। एक पद्य शैली का आविष्कार किया, मुबैयान शैली। एक और रचना है इसकी दीवान। एक और रचना है खत बाबरी अथवा रिसाले उसज। पर मैं मौखिक रूप से बोलूं या लिखूं उससे बेहतर है एक बार मैं आपको दिखा दूं। बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं दिखाऊंगा इधर बोर्ड पर तो आप लोग फिर से एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा और नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बाबर ने भारत में सफलता हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर 17 मार्च 1527 ईस्वी को बच्चों खानवा का युद्ध लड़ा था और इसमें जिहाद का नारा दिया। जैसा कि मैंने बताया, राणा सांगा को हराया। इसी युद्ध में बाबर ने अपने आप को गाजी कहा था, गाजी की उपाधि ली थी। राणा संग्राम सिंह अथवा राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, बड़े ही शक्तिशाली थे। जिंदगी में बहुत युद्ध किया था, शरीर पर कई घाव थे, पर कभी हारे नहीं थे। ये बहुत ही शक्तिशाली, पर इस बार हार गए। मेवाड़ के ही एक शासक राणा कुंभा हुआ करते थे। आप लोगों से अक्सर प्रश्न किया जाता है कि कीर्ति स्तंभ अथवा विजय स्तंभ किसने बनवाया था मेवाड़ का? तो याद रखना, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ अथवा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की चर्चा हुई इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहां रख दिया। 28 अथवा 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर ने इस बार मालवा साइड यानी मध्य प्रदेश साइड की चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हरा दिया था। ध्यान से सुनिए, अभी आप सबके डाउट लूंगा मैं। इसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ये पॉइंट भी आपने क्लियर सुना। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने बिहार के शासक महमूद लोदी को हरा दिया। बाबर ने भारत में शाहरुखी और बाबरी नामक सिक्का जारी किया, ये बात भी मैंने आपको बताई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। तुजू के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद एक वेवरिज नाम है, इन्होंने किया है, और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। अब्दुल रहीम या रहीम दास। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद वेवरिज ने किया, फारसी अनुवाद रहीम दास ने किया, या रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तुजू के बाबरी की बात हम लोगों ने कर दी। बाबर ने दीवान, खत ए बाबरी अथवा रिसाले उसज लिखा और एक नई शैली जिसका नाम है मुबैयान शैली, इसका आविष्कार किया। अब ये मत कहना कि सर आप बहुत तेज जो है बोल रहे हैं। बेटा इसको आप लोग समझ लेना, लिख लेना, आपके पास वीडियो पड़ा रहता है ना। तो ऐसे में बाबर जो है ये बाग बगीचों का शौकीन था और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में। और जैसा कि मैंने कहा, इसको कुछ समय के पश्चात काबुल में ले जाकर के दफन कर दिया गया। काबुल में ले जाके दफन कर दिया गया। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और समझें आप, एक और छोटा सा पॉइंट समझें। दरअसल जो बाबर का पूरा नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर की 3 पत्नियां थी। तीनों पत्नियों से 4 बेटे हुए। हुमायूं, हुमायूं, कामरान, हुमायूं, कामरान, अस्करी, अस्करी और हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल, तो 4 बच्चे थे बाबर के। बाबर एक योद्धा तो अच्छा था, कमांडर बहुत अच्छा था, पर प्रशासक अच्छा नहीं है। उसे शासन करना नहीं आता था।
यही वजह है कि बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा लास्ट टाइम में कि बेटा मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको चारों भाई आपस में बांट लेना। बाबर के बेटे हुमायूं ने, जो बहुत एक सरल व्यक्ति था, एक इतिहासकार लिखता है कि इसकी जो दयालुता है वो सुंदर थी लेकिन विवेक रहित थी। इसने अपने चारों भाइयों में साम्राज्य को बांट लिया। एक अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस करें आप, तो पहली बार ऐसा हुआ है। अभी पूरे सल्तनत काल को पढ़ा आपने, सल्तनत काल के आगे बढ़ने पर आप देख रहे पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान तक का क्षेत्र भारत के कंट्रोल में है। ये जब से भारत में मुस्लिम शासक शासन कर रहे हैं, काबुल और कंधार तक का एरिया इनके पास है, बाबर के वंशजों के पास। अब क्योंकि बाबर के वंशज भारत में रह रहे हैं, तो बस ये समझिए भारत के इन शासकों का बॉर्डर अफगानिस्तान तक जाता है। अब क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान साइड से भारत पर आक्रमण किए हैं और भारत पर कंट्रोल कर लिए हैं, दूसरी कोई शक्ति उधर से तो आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसको अफगानिस्तान में ही रोक देंगे। उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित है इनके रहते हुए। इनके लिए, भारत के लिए तो ये सभी अभी खुद ही परेशानी का कारण बनेंगे। इनके लिए उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित है, और उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित होने का मतलब समझ लो ये सुरक्षित है। लेकिन इंसान गलत करे तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। आप गलती करके बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकते, और एक शासक गलती करे तो उसका राज्य भुगतता है, ना तो वो सुरक्षित रहेगा ना उसका राज्य। हुमायूं ने पूरा का पूरा राज्य चार भाइयों में बांट दिया। अब सोच करके देखिए, चार के चार भाइयों में बटा हुआ राज्य कमजोर होगा कि नहीं। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, जिस दिन पूरा भारत एक होता और भारत का एक शासक होता था, उस समय भारत के उस शासक को हराने की क्षमता दुनिया में किसी के पास नहीं थी। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा तो फिर कोई भी आसानी से हरा देगा भारत के शासक को। हुमायूं के पास पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया होता, तो इतनी बड़ी सेना हुमायूं की होती कि कोई इसको हरा नहीं सकता था। अब क्योंकि इसने भाइयों में साम्राज्य बांट दिया, तो भाई ही इसके जान के दुश्मन होंगे। और दूसरी बात, यह व्यक्ति अपने आप को इतना कमजोर कर लेगा कि भारत में एक सामान्य सिपाही की हैसियत से उठा व्यक्ति ना सिर्फ हुमायूं को हराएगा, बल्कि 15 साल तक हुमायूं भारत छोड़ने के लिए बाध्य होगा। वह सिपाही जो कभी अपनी ताकत बढ़ाकर हुमायूं को हराएगा, वो हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर देगा। भारत छोड़कर हुमायूं को भागना पड़ेगा। क्या मुझे कोई बता सकता है मैं किस सिपाही की बात कर रहा हूं? कौन भगाने वाला है हुमायूं को? कोई कमेंट करके बता सकता है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? शेरशाह सूरी। आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। शेरशाह सूरी। मैं बच्चों शेरशाह सूरी की बात कर रहा था। तो आने वाले समय में हुमायूं की ये अदूरदर्शिता, बाबर की ये अदूरदर्शिता इसके बच्चों पर भारी पड़ेगी। हुमायूं की अदूरदर्शिता हुमायूं पर भारी पड़ेगी, और इस तरीके से मुगलों का भारत में पैर जमाना एक बार तो बड़ा कठिन लगेगा। और वैसे एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, क्योंकि बाबर ने दिल्ली पर जब कब्जा किया तो एक अफगान शासक को हटाकर किया, इसलिए अफगान लोग इसके दुश्मन बने हुए थे। प्रथम अफगान राष्ट्र की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। अब एक बार मुगलों को हरा करके द्वितीय अफगान राष्ट्र की स्थापना करेगा शेरशाह सूरी। वो शेरशाह सूरी होगा। इस तरह से क्या है कि बाबर के जो वंशज हैं, अब जो भारत में रुके हुए हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी, कैसे वो स्ट्रगल करेंगे, कैसे खुद को स्ट्रांग बनाएंगे, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। रही बात बाबर की, तो बाबर अपने आप को मिर्जा कहता था बादशाह बनने से पहले। बाद में उसने मिर्जा का टाइटल छोड़ करके खुद को बादशाह घोषित कर लिया। बाबर की जो आत्मकथा है तुजो के बाबरी, उसमें उसने भारत के कई राजाओं का उल्लेख किया है। जैसे दिल्ली का मुस्लिम शासक, मालवा के मुस्लिम शासक की चर्चा की है उसने, उधर बिहार के मुस्लिम शासक की चर्चा की है, गुजरात के मुस्लिम शासक की चर्चा की है, बहमनी के मुस्लिम शासक की चर्चा की है। 5 मुस्लिम शासकों की चर्चा बाबर ने अपनी पुस्तक में किया है। 2 हिंदू शासकों की चर्चा की उसने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में। एक मेवाड़ के राणा सांगा, दूसरे विजयनगर के कृष्णदेव राय। सुनते रहो, स्मार्ट बच्चे हो आप, अच्छे कंपटीटर हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के। मेरे द्वारा बोला गया हर फैक्ट आपके काम आएगा।
बाबर अपनी पुस्तक तुजो के बाबरी में लिखा है कि उस समय के सबसे ताकतवर शासक भारत के कृष्णदेवराय थे। बेटा सोच करके देखो, आज बाबर द्वारा खड़ी की गई समस्या कृष्णदेवराय को लगा होगा कि उत्तर भारत की समस्या है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं, उत्तर भारत पर कोई भी विदेशी कंट्रोल कर ले तो दक्षिण भारत अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था, साउथ के राजेंद्र चोल बड़े शक्तिशाली थे, पर उन्होंने महमूद गजनवी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या बाद में जो मुस्लिम शासक बैठे हैं दिल्ली में, उन्होंने साउथ इंडिया को छोड़ दिया? कितनी बुरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था साउथ को। भारत में एक राज्य को प्रॉब्लम है तो दूसरे को होगी, पर यह बात एक बार फिर से लोग समझना नहीं चाहते। कृष्णदेवराय को बाबर में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आने वाले समय में देखना आप, बाबर के जो वंशज हैं वो दक्षिण भारत पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो समस्या साउथ इंडिया वालों को भी होगी। ये अलग बात है कि साउथ इंडिया पर कंट्रोल करना बहुत कठिन कार्य था, वहां के लोग बहुत अधिक विरोध कर देते थे। ऐसे में आप देखेंगे कि मुगलों का भी विरोध साउथ में करते नजर आएंगे, सबसे ज्यादा मराठा। अभी तो बड़ा समय है, जब मैं ये सब पढ़ाऊंगा उसके लिए बहुत समय शेष है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे शिवाजी ने विरोध किया था मुगलों का, पर ये बहुत बाद में होगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि साउथ इंडिया के लोग बाबर का जो चैलेंज है उसको समझ नहीं पाए। क्या चैलेंज उनके लिए खड़ा कर सकता है बाबर, या उसके वंशज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे साउथ के लिए, वो सोच नहीं पा रहे, तो कोई प्रयास भी नहीं करेंगे। बाबर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, ना ही बाबर के बच्चों में। और आने वाले समय में उनकी यह दूरदर्शिता भारी पड़ेगी। तो मैं आपको समझाऊंगा। अब बताइए, बहुत देर तक बोला मैं, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। हाँ बिल्कुल विनीत जी, वो सिर्फ बहमनी से ही लड़के खुश थे, यही दूरदर्शिता भारतीयों पर भारी पड़ी है। सर हुमायूं तीन भाई कहाँ के शासक थे? बेटा जब मैं हुमायूं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी हुमायूं पे आने दीजिए, बताऊंगा। आयुष सिंह राजपूत, डिवीजन बाई बाबर, हुमायूं दिल्ली। अच्छा ठीक है, कामरान काबुल और कंधार में था। मैं समझाऊंगा इसको, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। कोई डाउट हो तो बताएं। जितना मैंने समझाया यहां से कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? कोशिंदर जी सही लिख रहे हैं आप, हम अपनी समस्या ना समझकर दूसरों की समस्या पर ज्यादा फोकस करते हैं और बाद में सब पता चलता है, पर तब तक तो लेट हो चुका होता है। बाबर ने साउथ इंडिया पे अटैक करने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रश्न तो सिद्धार्थ मिश्रा जी, उतने समय तक वो था कहाँ, जीवित कहाँ था? 4 साल में लड़ते लड़ते तो नॉर्थ इंडिया में ही मर गया वो। यदि जीवित रहता तो हो सकता है प्रयास करता, पर इतना समय उसके पास नहीं था। बाबर ने साउथ इंडिया पे अटैक करने की, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। सर बस थोड़ा आराम से बोला करें, नोट करने में टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा बेटा ठीक है, मैं और आराम से आपको समझाऊंगा और आराम से बोलूंगा। मुझे लगता है आपके पास वीडियो रहेगा तो दोबारा आप रिवाइज भी करेंगे और साथ ही साथ नोट कर लेंगे, इसलिए ऐसा करता हूं मैं। बट ठीक है, ऐसा ही होगा। किरण पब्लिकेशन की बुक लिए हैं? हाँ ठीक है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। पढ़ना उतना ही जितना दिमाग में रख कर एग्जाम हॉल तक ले जा पाना। सर पिछली वीडियो में खिलजी के 5 सेनापति थे, आपने 4 का ही नाम बताया था। तो देखो, जो उसके सेनापति थे, जफर खान, उलूग खान, नसरत खान, मलिक काफूर, अलप खान, उसके 5 सेनापति थे। तो आप नाम नोट कर लीजिएगा। कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं आपने धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट करते हैं, मैं तो आगे ही खड़ा रहता हूं बोर्ड के, तो आपका स्क्रीनशॉट भी मुझे नहीं लगता क्लियर आता होगा। गाजी मतलब जो गैर मुस्लिमों के सर काट कर उनका ढेर लगा दे, उसे गाजी कहते थे। सीमा जी लिख रहे हैं सर स्पीड सही है, ठीक है। क्या आगरा में बाबर का मकबरा है? नहीं बेटा, वहां उसको दफन किया गया, फिर बाद में निकाल करके काबुल ले जाया गया, तो मकबरा इसका काबुल में है। सर शेर शाह पर बाबर ने हुमायूं को, आयुष जी ऐसी कहानियों में मैं यकीन नहीं करता।
दरअसल मैं उसी बात को आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, अब खुद को भी मानता हूँ जो प्रोफ़ेसर्स लिखते हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत हैं, पर मेरे लेक्चर में आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी कहानी बताता नहीं, जिस पर प्रोफ़ेसर एक मत ना हो या जो आपके काम की ना हो। हाँ, बिल्कुल। बाबर की प्रतिष्ठा थी, तिमुरिया वंश इसने तैमूर का वंश समझिए भारत में स्थापित किया। अच्छा स्पीड कम कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा-सा कम कर लूँगा। आप लोग को समझाना मेरा उद्देश्य है सरलता से। अब उसके लिए मुझे स्पीड स्लो करनी पड़े या किसी टॉपिक को बार-बार बोलना पड़े, मायने नहीं रखता। आप समझें बस। जब तक आप नहीं समझेंगे, मैं किसी टॉपिक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ूँगा। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का किला देखकर भागा था, तो 100 किले का ज़िक्र किस लिए किया था? बेटा जलालुद्दीन खिलजी यहाँ रणथंभौर से भागा था। वो वो एक डायलॉग था। डायलॉग मारते हुए लिमिट कहाँ देखी जाती है? उसने कहा था ऐसे 100 किले एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं हैं। तो उसका एक डायलॉग है, वो उससे आप रियलिटी में उसको मत लीजिए। वो 100 किलो की बात क्यों कर रहा था? सर आपके एक-एक पॉइंट को पूरी शिद्दत से पढ़ा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचता है, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं बचता। अच्छा दीपक सिंह जी धन्यवाद। वैसे जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए। मैंने आज बाबर पढ़ाया। आप लोग 20 सालों में स्टेट पीसीएस में जितने प्रश्न आए हैं या आईएएस में भी, आप देख डालिए कि सर ने जो कुछ पढ़ाया कुछ बचा तो नहीं है। प्रश्न यहीं से आ रहे हैं या कुछ और भी हमें जानना है। आप लोग साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व किया करें। स्पीड सही है, नहीं ठीक है मैं जानता हूँ स्पीड सही है, बट ठीक है अगर किसी को थोड़ा और स्लो सुनना है तो उसको सुनाने में क्या हर्ज है? तो सुना दिया जाएगा, थोड़ा और स्लो पढ़ाया जाएगा। सर आप कब तक यहाँ पढ़ाएँगे? अखिलेश यादव जी। बेटा जब तक सिलेबस समाप्त नहीं होता तब तक पढ़ाना पड़ेगा। निश्चिंत रहें, पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से आपको बिना पढ़ाए अपना सिलेबस खत्म किए जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आपसे पढ़ने में मज़ा आ गया अनुज सिंह जी धन्यवाद। हाँ, हुमायूँ वाज़ विद बाबर इन हिज़ बैटल बिल्कुल, बाबर के साथ हुमायूँ तो लड़ता ही था, पानीपत के युद्ध में भी लड़ा था। बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी लड़ा था, मैं आपको लोगों को बताऊँगा, हुमायूँ पढ़ाते समय। बस लास्ट में बद्दुआ ज़रूर बोला करें, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।